हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग लेकर आए हैं अक्टूबर माह के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग के जुलाई 2020 के कंपोजिट स्कोर में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5वां। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को भी देख लेते हैं। आकांक्षी जनपदों की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाले नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग की तरफ से स्थिति की जानकारी दी गई है, जिसमें 112 आकांक्षी जनपदों की डेल्टा रैंकिंग में सोनभद्र को जो है वह विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि इसमें गया को जो है वह 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो वह प्राप्त हुआ है सोनभद्र को, और बिहार से जो है गया को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदारी के लिए संयुक्त उपक्रम नीति 2020 जारी किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उद्योग विभाग। उद्योग विभाग ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ निजी भागीदारी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापना के लिए पॉलिसी 2020 जारी किया है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसमें संयुक्त उपक्रमों को निजी कंपनियां लीड करेंगी। ठीक है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पूंजीगत हिस्सेदारी जो है वह 49% से अधिक नहीं होगी। साथ ही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त उपक्रम की किसी भी तरह की वित्तीय देनदारी जो है इसमें नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होगी। लॉकडाउन और आर्थिक मंदी से प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बाहर लाने के लिए उद्योग विभाग ने यह कदम उठाया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदारी के लिए जो संयुक्त उपक्रम नीति जारी किया गया है, यह किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है उद्योग विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह पहली बार लागू किया गया है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार ने जो है सबसे पहले बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था को जो है लागू किया है। बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। बीजों के पैकेट पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण जो है वह दिखने लगेगा। अंकुरित का प्रतिशत, बुआई की तिथि, नमी और ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर एवं पैकिंग का ब्यौरा इसमें दिया हुआ रहेगा। तो जैसे ही आप लोग QR कोड को उसे स्कैन करेंगे तो बीज से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह आपको दिख जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह सबसे पहले बिहार ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, NSO सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता दर कितनी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे क्रमशः जो है बिहार की साक्षरता दर है अभी 70.9%, पुरुष साक्षरता दर है वह 79.7% और महिला साक्षरता दर जो है वह है 60%। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर जो है वह महिलाओं से अधिक है। बिहार में जहां 79.7% पुरुष साक्षर हैं, वहीं 60% महिलाएं जो है वह पढ़ी लिखी हैं। सूबे के ग्रामीण इलाकों में महिला की साक्षरता दर जो है वह है 58.7%, जबकि शहरी क्षेत्र में यही साक्षरता दर जो है वह है 75.9%। ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता दर 78.6% है और शहरी इलाकों में पुरुष की साक्षरता दर जो है वह 89.3% है। ठीक है, जो कि महिलाओं की तुलना में ज़्यादा है। तो बिहार में कुल ग्रामीण साक्षरता दर जो है वह टोटल है 69.5%, जबकि शहरी साक्षरता दर जो है वह 83.1% है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आर के महाजन। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो गया। इसके बाद बिहार सरकार ने लखीसराय के पूर्व जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी को बीपीएससी के अध्यक्ष का प्रभार दिया था, लेकिन अब जो है राज्य सरकार ने आर के महाजन को नियमित रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, कौन है ये? आर के महाजन। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में कुल 4242 शहरों की रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 105 यानी कि 105। 1 लाख से 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ टॉप 10 शहरों में बिहार का कोई भी शहर नहीं है। हालांकि पटना का प्रदर्शन जो है वह पहले की तुलना में अच्छा हुआ है और देश भर में इसे 105वां रैंक मिला है। बता दें कि पटना नगर निगम ने वर्ष 2021 में पटना को देश भर में टॉप 50 में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो अच्छा पहल है और इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अभी बहुत ही स्थिति बिहार के खराब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दिव्यांगों की मदद के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सरकार के द्वारा आजाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नीतीश कुमार सिंह। दूसरे दिव्यांगों की मदद करने तथा चंडीगढ़ में आयोजित बोरसिया प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाले कुचायकोट प्रखंड के उचका गांव निवासी दिव्यांग नीतीश कुमार सिंह को नेशनल कैटेगरी में आजाद शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश में पहली बार किसी दिव्यांग युवक को दिया गया है। 20वें वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार ने आजाद शत्रु सम्मान दिव्यांग नीतीश कुमार को दिया। तो यह जो है नीतीश कुमार, यह खुद भी दिव्यांग हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा हाल ही में 2019 के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रजत घोष और रामचंद्र मांझी। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से बिहार कला पुरस्कार वर्ष 2018-19 एवं 19-20 के लिए लगभग 2 वर्षों के बाद बिहार कला पुरस्कार की घोषणा 2020 में की गई है। मतलब कि 2 वर्ष से इसकी घोषणा नहीं की गई थी, इस बार इसकी घोषणा की गई है। और किसे दिया जाएगा? तो वह दिया जाएगा रजत घोष को और रामचंद्र मांझी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में कमला नदी पर 406 करोड़ की लागत से कमला बराज का निर्माण किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी। मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बनने वाले बराज पर अब 406 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही इससे 1.10 लाख एकड़ में जो है इससे सिंचाई हो सकेगी। यह ऑटोमेटिक बराज होगा जिसका संचालन मशीन के द्वारा किया जाएगा। बराज बनने से इलाके को न सिर्फ अधिक सिंचाई सुविधा मिल पाएगी बल्कि बाढ़ से बचाव भी होगा। सिंचाई तो सिर्फ मधुबनी जिले को हो पाएगी, लेकिन बाढ़ से बचाव मधुबनी और दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र को इससे फायदा होगा। एक बार हम लोग इसे एक नज़र में देख लेते हैं। 1.10 लाख एकड़ में इसके द्वारा सिंचाई की जाएगी। 406 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। 6224 घनसेक पानी इसमें जमा हो सकेगा और 10 स्विच होंगे और 10 मीटर के। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मधुबनी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 35। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में बिहार में आत्महत्या के मामलों में 44.69% की बढ़ोतरी हुई है।
साल 2018 में जहां आत्महत्या के कुल 443 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2019 में 641 मामले जो हैं सामने आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का नंबर देश में दूसरा है, जहां सबसे कम आत्महत्या के मामले साल 2019 में आए हैं। बिहार से ऊपर सिर्फ लक्षद्वीप है, जहां प्रति लाख की आबादी में 0% आत्महत्या के मामले आए हैं, जबकि बिहार में आत्महत्या का दर जो है वह 0.5% है। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत जो है वह है 10% से ऊपर। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बिहार विकास मिशन की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 7 निश्चय योजना में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे नालंदा। दिसंबर 2018 तक किए गए कार्यों के लिए जारी राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नालंदा, सीतामढ़ी और कैमूर क्रमशः 3 टॉप जिले हैं, जबकि सबसे फिसड्डी जिला जो है वह है पूर्णिया, अररिया और कटिहार। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं। तो वह है नालंदा, सीतामढ़ी और कैमूर, और जो सबसे बॉटम में है वह है पूर्णिया, अररिया, कटिहार। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के कितने शहरों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7। केंद्र की स्वनिधि योजना के तहत देश के जिन 108 शहरों को चुना गया है, उसमें 7 बिहार के हैं। इसमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया को शामिल किया गया है। इन निकायों में सितंबर तक 10 लाख वेंडरों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना काल में सरकार ने देश के तमाम शहरी निकायों में रेहड़ी और फेरी लगाकर जीवन यापन करने वालों के लिए स्वनिधि योजना शुरू की थी, खास तौर से उन कामों के लिए जो लॉकडाउन के चलते अपने शहरों को लौट आए थे। उनके सामने रोजगार का एक संकट पैदा हो गया था। ऐसे सभी वेंडरों को स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक बिना गारंटी के लोन देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि कितना रुपए तक लोन दिया जाएगा। तो वह दिया जाएगा 10,000 रुपये तक। ठीक है। और यह किससे संबंधित है? तो यह जो रेहड़ी और फेरी लगाकर जो अपने जीवन यापन करते थे, उन लोगों के लिए यह योजना लॉन्च किया गया था, मतलब कि स्वनिधि योजना। ठीक है। और बिहार से कितने जिलों को इसमें शामिल किया गया है? तो वह किया गया है 7। और यह 7 कौन कौन सा है? तो वह है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था में 47 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आईआईटी पटना। सुशील मोदी ने आईआईटी पटना बिहटा परिसर में 47 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 वर्ग फुट में निर्मित इंक्यूबेशन सेंटर के भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसे पूर्वी भारत के स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यहाँ प्राकृतिक आपदा, सूखा, वज्रपात, कोरोना, टीबी और कालाजार जैसी बीमारियों से मुकाबले के लिए अन्वेषण कर नए नए ऐप, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विकसित किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण पहल है सरकार के द्वारा। इससे आने वाले समय में बहुत ही लाभ होना है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो आईआईटी पटना में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिलाधिकारी को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए प्रयास के लिए स्कॉच ग्रुप के द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुमार रवि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए गए उपाय को देखते हुए दिल्ली के स्कॉच ग्रुप द्वारा डीएम कुमार रवि को यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड सिविलियन क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कुमार रवि को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसे आप लोग बिल्कुल ही याद रखिएगा।
तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 26। बिहार को जो है वह 26वां रैंक प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से हुई रैंकिंग में बिहार को 26वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इस रैंक में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे तथा झारखंड 5वें स्थान पर है। दोनों ही राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, मगर बिहार का जो स्थान है वह कितना है, 26। इस बार रैंकिंग यूजर से मिले फीडबैक के आधार पर है और सूचना पाना कितना सुलभ है। और यह रैंकिंग जो जारी की गई है वह की गई है कि वहाँ पर जो है सूचना पाना कितना आसान है, कारोबार के लिए परमिट कितनी आसानी से मिल जाता है, ज़मीन की उपलब्धता वहाँ पर कैसी है, सिंगल विंडो सिस्टम कितना कारगर कार्य कर रहा है और पर्यावरण रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जो है कितना आसान है। इस तरह के 180 मानकों और 35,000 से अधिक फीडबैक के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग के आधार पर जो है बिहार का स्थान क्या है, वह 26वां है। और इसमें आप लोग यह भी याद रखिएगा कि पहले स्थान पर कौन है, तो वह है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2। सारण मिडिल स्कूल चैनपुर के मुख्य शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के उत्क्रमित उच्च विद्यालय खड़मुली के संत कुमार साहनी को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है दिया गया है। पूरे भारत में इस पुरस्कार के लिए 47 शिक्षकों का चयन किया गया था और शिक्षक दिवस के मौके पर पहली बार 47 शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो बिहार से किसे किसे दिया गया है, तो अखिलेश्वर पाठक को और संत कुमार साहनी को। इस दो नाम को आप लोग याद रखिएगा और बिहार से इस दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अस्पताल में बायो बैंक की शुरुआत की गई है, तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर हो जाएंगे IGIMS पटना। IGIMS में विभिन्न अंगों के ट्रांसप्लांट के लिए बायो मटेरियल बैंक बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 24.5 लाख रुपए दे दिए हैं। नए साल की शुरुआत में बायो बैंक कार्यरत हो जाएगा। इसमें ब्रांडेड मरीजों से मिले अंगों को सुरक्षित रखा जाएगा और -80 डिग्री से -100 डिग्री के सेल्सियस पर जो है अंग को रखने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ही बायो बैंक जो है वह IGIMS में खोला जा रहा है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि यह कहाँ खोला जा रहा है, तो वह IGIMS पटना में खोला जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा जो है 24.5 लाख रुपए इसके लिए दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस व्यक्ति का चयन तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजय कुमार। तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए लेखक और पत्रकार के तौर पर पत्र सूचना कार्यालय पटना के सहायक निदेशक संजय कुमार का चयन जो है इसके लिए किया गया है। अंग मदद फाउंडेशन भागलपुर स्वाधीनता सेनानी शुभंकर चूड़ीवाल की याद में तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित लोगों को दिया जा रहा है। तो यह किसे दिया गया है, तो वह दिया गया है संजय कुमार को। अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजय कुमार को। संजय कुमार अब रिटायर हुए RK महाजन की जगह लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि संजय कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं राज्य परामर्शदात्री समिति पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितनी कमी रहने का अनुमान लगाया गया है, तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 15 से 18.2%। एशियाई विकास बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर में 15 से 18.2% की कमी, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। ADB की ओर से जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक यानी कि ADO
2020 के अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से जो है आर्थिक गतिविधियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिस कारण से जो है बिहार की 15 से 18.2% तक की गिरावट रह सकती है और भारत की गिरावट जो है वह 9% तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से जारी स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार लीडर कैटेगरी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पहला। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से 2019 स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कर्नाटक, केरल को टॉप परफॉर्मर घोषित किया गया है। वहीं लीडर कैटेगरी में जो है बिहार टॉप पर रहा है। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग तैयार करने के लिए कुल 7 मानक तय किए गए थे। इसमें से स्टार्टअप कंपनियों को शुरू करने के लिए आसान नियम, वेंचर फंडिंग सुविधा, संस्थागत सहायता, सरकारी खरीद में छूट, सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन मदद जैसी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। इस रैंकिंग में 22 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार को मछली पालन के क्षेत्र में विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 107 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार के लक्ष्य के मद्देनजर मछली पालन उद्योग के लिए एक नई योजना जो है वह लॉन्च किया है। मोदी ने मत्स्य सेक्टर में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने ई गोपाला नाम से एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है, जो कि पशुधन से संबंधित मुद्दों पर अपना समाधान देगी। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इस योजना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए जो है वह आवंटित किया जाएगा। तो यह याद रखिएगा। इसके लिए यह कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है ई गोपाला। महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ई गोपाला नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संकल्प योजना के तहत बिहार के कितने जिलों का चयन विकास केंद्र के लिए किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। बिहार के 5 जिले, और वह 5 जिले कौन कौन से हैं? लखीसराय, नवादा, गया, सीतामढ़ी और पूर्णिया को कौशल विकास हेतु भारत सरकार के संकल्प योजना के तहत जो है इसका चयन किया गया है। इसके तहत हर एक जिलाधिकारी को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कौशल विकास केंद्र खुलने से जिलों के युवा युवतियों को कौशल वर्धन कराकर रोजगार और स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी के द्वारा रामेश्वर जूट मिल का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे समस्तीपुर। करीब 3 साल से जो है यह जूट मिल बंद था और यह अब जो है फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने रिबन काटकर जो इसका उद्घाटन करवाया। बंद होने से पहले इस जूट की मिल की उत्पादन क्षमता जो थी वह थी 70 टन प्रतिदिन, और अत्यधिक कर्ज की वजह से यह मिल जो है बंद कर दिया गया था और उसके कारण कई हजार लोग बेरोजगार हो गए थे, परंतु अब यह पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सांसद को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपसभापति का चुनाव किया गया। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। राज्यसभा का उपसभापति एक संवैधानिक पद है और भारत के संविधान अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति के लिए चुन सकता है जब यह पद खाली हो। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह किस में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 89 में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत अभियान के तहत मौसमी खेती करने वाले किसानों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ऑपरेशन ग्रीन। केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया गया है। इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इस योजना में टमाटर, प्याज व आलू के साथ ही सभी फल और सब्जियों के अधिक उत्पादन होने पर बाजार परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाएगा। यही नहीं, इस योजना का लाभ उन किसानों को भी दिया जाएगा जो फल और सब्जी को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। उनके लिए भंडार शुल्क की कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। तो महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया के द्वारा। WWF इंडिया के सहयोग से एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बिहार में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह शैक्षणिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण के आसपास 11 विद्यालयों में पिछले 2 वर्षों से संचालित किया जा रहा था। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को राज्य के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के छात्राओं के लिए लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु किस नए विशिष्ट पहचान पत्र को जारी किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे स्मार्ट UDID कार्ड। दिव्यांगों को विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में स्मार्ट UDID कार्ड यानी कि अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ UDID कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। यह कार्ड दिव्यांगों के सत्यापन व उनकी पहचान के लिए एकमात्र दस्तावेज भी होगा। दिव्यांगों को कई प्रकार के दस्तावेज और उनकी प्रतियां रखने की अब आवश्यकता नहीं होगी। इससे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा कार्ड जारी किया जा रहा है? तो उस कार्ड का नाम है स्मार्ट UDI कार्ड। अगला प्रश्न, जल जीवन हरियाली अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लौंगी भुइया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह अभी न्यूज में बहुत ज़्यादा बना हुआ था। बिहार सरकार 30 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 3 किलोमीटर तक नहर खोदने वाले गया जिले के निवासी लौंगी भुइया को पर्यावरण संरक्षण के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड में कोठिलवा गांव के रहने वाले लौंगी भुइया ने 30 वर्ष तक कड़ी मेहनत कर 3 किलोमीटर तक का नहर खोद डाला, जिस कारण लौंगी भुइया के इस महान कार्य को देखते हुए उन्हें जल जीवन हरियाली अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। साथ ही साथ सरकार जो है उसे सम्मानित भी करेगी। तो इस नाम को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, लौंगी भुइया। ठीक है, और यह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह थे गया जिले के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे उत्तर हो जाएंगे 25वां। देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान निकोबार 3 सबसे खुशनुमा राज्य हैं। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना का नंबर जो है अव्वल है, और छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और इसमें बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो वह 25वां रैंक प्राप्त हुआ है। और यह पैमाना जो है नापा गया है, उसके लिए निम्नलिखित चीज़ें जो है लोगों से पूछी गई थी। उसमें संबंधित थे काम संबंधित मुद्दे, आय और ग्रोथ, परिवार संबंधित मुद्दे और दोस्ती, शारीरिक और मानसिक सेहत, सामाजिक मुद्दे और परोपकार से संबंधित विषय, धर्म और आध्यात्मिक जुड़ाव से संबंधित प्रश्न
लोगों से पूछे गए थे। उस आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई थी और इसमें बिहार का रैंक जो है वह 25वां था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकॉन में बिहार से किस महिला का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे शिवदासिया कुंवर। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला शिवदासिया कुंवर को केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने अपना आइकॉन बनाया है। मंत्रालय के द्वारा इस्पाती इरादा नामक एक कैंपेन चलाया गया था, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री के लिए देश भर से 12 लोगों को उनके सामाजिक कार्य के आधार पर जो है चयनित किया गया था और बिहार से जो है शिवदासिया को चुना गया था। और यह शिवदासिया ठाकुर जो है गरीब और निरक्षर होते हुए भी गांव में स्कूल खोलने के लिए अपने हिस्से का आखिरी जमीन को भी इसने दान में दे दिया था। इसी कार्य के लिए बिहार से इसे चुना गया है। तो यह बहुत ही अच्छा कार्य इसके द्वारा किया गया था, जिसके लिए इसे सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कुकड़ी बिगहा। रूरल डेवलपमेंट काउंसिल ने हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से देश के पहले न्यूट्रिशनल विलेज का चयन किया है। दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़ी बिगहा में अब पोषण युक्त अनाज उगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार व भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और पश्चिम बंगाल के प्रभारी रविंद्र रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। तो कौन सा गांव बनेगा? तो उसका नाम है कुकड़ी बिगहा। यह जो है पहला न्यूट्रिशन गांव बनने जा रहा है, तो इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार सिन्हा को बिहार राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई और नरेंद्र सिन्हा जो है वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है सूचना आयोग का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संजीव कुमार सिंघल। बिहार सरकार ने आईपीएस के साल 1987 बैच के अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे के बिहार के डीजीपी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने के बाद गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल को राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ठीक है, तो यह नाम आप लोग याद रखिएगा, संजीव कुमार सिंघल। नेक्स्ट, दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का प्रारंभ किस जिले में किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी। केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय दिल्ली हाट की तर्ज पर झंझारपुर प्रखंड के अररिया में एनएच किनारे मिथिला हाट का निर्माण करेगी। इसके लिए अररिया ग्राम में जमीन को जो है वह चिन्हित कर लिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की रुचि के कारण यह तैयार हो पा रहा है। इस हाट में मिथिला पेंटिंग के साथ साथ जो है मिथिला का खान पान और स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। कपड़ा मंत्रालय ने 3,82,00,000 रुपए की इस योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने 77,90,000 रुपए की पहली किस्त का आवंटन भी कर दिया है। इस पर काम जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में बिहार की किस छात्रा को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गौरी सिंह। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में फुलवारी शरीफ की गौरी सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 5वीं की छात्रा गौरी सिंह को साइबर स्पेस प्रतियोगिता में यह कामयाबी हासिल हुई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इस नाम को गौरी सिंह। इसे जो है इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से पुरस्कृत किया गया और इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट,
हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में पटना में सीजीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में सीजीएम के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर सुशील कुमार। नाबार्ड बिहार क्षेत्रीय कार्यालय में डॉक्टर सुनील कुमार ने मुख्य महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर सुनील कुमार जो है वह 1988 में नाबार्ड प्रधान कार्यालय मुंबई में डायरेक्टर के पद पर जो है वह सर्विस दिए थे। इसके अलावा उन्होंने बैंकर्स इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट में संकाय सदस्य के रूप में भी उन्होंने इससे पहले कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और अब वो नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में अपना सर्विस देंगे। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के 47 शहरों की रैंकिंग में अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना को जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों में जो है 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ देश नहीं, यहाँ पर राज्य होगा, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बिहार को निराशा हाथ लगी है और राज्य की राजधानी पटना पूर्वी भारत में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या की कैटेगरी में 47वें पायदान यानी कि सबसे नीचे हैं। गौरतलब है कि 2016 में हुए सबसे पहले सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वह मैसूर को मिला था और उसके बाद से लगातार इंदौर जो है 4 वर्षों से यानी कि 2017, 18, 19, 20 से जो है वह शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिहार को जो है बिहार के पटना जिले को 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा पटना में जल जमाव समाधान नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आनंद किशोर। आनंद किशोर जो है वह नगर एवं विकास विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ही यह जल जमाव समाधान नामक एप्लीकेशन जो है वह लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो है वह जल जमाव से संबंधित जानकारी लोगों को देगा। ठीक है, और शिकायत का निबंधित होने के बाद शिकायत निबंधित की संख्या जो है वह एसएमएस के माध्यम से शिकायतकर्ता को भेज दी जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जल जमाव समाधान नामक ऐप जो है वह नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी विकास पार्टी के नाम से किसके द्वारा एक नए पार्टी का निर्माण किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अनूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट, किस दिवस को रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 439 करोड़। अंतिम प्रश्न है हमारा, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत जैविक खेती के नुस्खे नामक पुस्तक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वेंकटेश नारायण सिंह। तो यह 4 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हम लोगों ने देख लिया। तो ये थे हमारे अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके आगे आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।